Hello students, welcome to LGI online video classes. Today we will discuss class 10th economics chapter 2nd sectors of Indian economy. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सेक्टर्स क्या होते हैं. व्हाट इज सेक्टर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे परफॉर्म. तो यहाँ पे जो सेक्टर है उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है काय का? पीपल्स का. किसके बेसिस पे? उनके द्वारा की गई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे. तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है. वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ दे परफॉर्म. तो अगर हम लोग सेक्टर्स देखें इंडियन इकोनॉमी में, तो सेक्टर्स को हम लोगों ने तीन पार्ट से कैटेगराइज किया. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. तो जो भी प्राइमरी सेक्टर होता है, तो यहाँ पे केवल हमें एक चीज़ याद रखना है, नेचुरल रिसोर्स. कि जो भी चीज़ें हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से प्राप्त हो रही हैं डायरेक्टली, वो सारे के सारी रिसोर्स जो भी होंगे वो सारी चीज़ें हम लोगों की होंगी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट में. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइनिंग वगैरह हो, या फिर हम लोगों का सोशल फॉरेस्ट्री होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है, फिशिंग होता है. जो भी चीज़ें हमें सीधा इन्वायरमेंट से मिल रही हैं वो हमारी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगी. उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में बस एक नाम याद रखिए, सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो जहाँ पे भी कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात आएगी वो सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? हमारे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होंगे. टर्सरी सेक्टर को भी याद करने के लिए बस एक शब्द, टर्सरी सेक्टर इज इक्वल्स टू सर्विस सेक्टर. लेट सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ काम थोड़ी ना करूँ, मैं बस केवल सर्विस दे रहा हूँ, और उस सर्विस देने के मैं आपसे पैसे लूँगा. या जो डॉक्टर होते हैं, या आपने देखा कि आपके यहाँ जो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाता है. आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपका पिज़्ज़ा आपके घर आ गया. या बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि लगभग ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या आपको कहीं कुछ भी सेंड करना था, आपने ईजिली सेंड कर पाया बिना वहाँ जाए. तो सारी चीज़ें क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है. उसके बाद अगर हम इन तीनों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या निकल के आ जाता है? जीडीपी. तो द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर. तो बस जीडीपी को याद करने के लिए सबसे सरल तरीका कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए पूरे साल की, तो वो हमें क्या दे देती हैं? जीडीपी. साथ के साथ एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर. कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में टर्सरी सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. In any country, several services like hospital, education institutions, defense, transportation, bank, etc. are required. तो किसी भी कंट्री के बेसिक डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये सारी चीज़ें किस सेक्टर में आती हैं? आपकी टर्सरी सेक्टर का पार्ट होती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच ट्रांसपोर्ट बैंक्स आर रिक्वायर्ड. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री lend to development of service such as transport, trade and storage. तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही तो साथ के साथ ये एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप करेंगी. और सेकंड वन कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है तो ये कन्फर्म है कि वो हमारे टर्सरी सेक्टर को भी डेवलप करेंगी. तो कहने का मतलब दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंटरी हैं. As income level rise, certain section of people start demanding many more services like tourism, shopping, private hospitals and private schools. तो जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे लोग सर्विसेज की डिमांड लोगों की क्या होती है? बढ़ जाती है.
तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि प्रेजेंट टाइम में जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो हम लोग का टर्सरी सेक्टर है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल विलिंग टू वर्क बट ही सी डिड नॉट गेट जॉब। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जॉब करना चाहता हो, ऐसा नहीं कि वो काम ही नहीं करना चाहता, तो काय बात का अनएम्प्लॉयड है। तो पहली कंडीशन विलिंग टू डू वर्क, काम करना चाहता है लेकिन उसको वर्क नहीं मिल रहा है, इन दैट कंडीशन ही और सी विल बी अनएम्प्लॉयड। If we discuss about types of unemployment divided into two types. Very first, that is seasonal unemployment. Second one, that is disguised unemployment. Seasonal unemployment में क्या होता है कि people get work during a particular period of time, after that they remain unemployed throughout the year. कि seasonal unemployment में कि लोगों को एक particular period of time पे, जैसे कि हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है या सोइंग पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे लोगों को काम मिल जाता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द सीजन वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमें कम ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इंगेज्ड है। कि लेट सपोज कोई एक मेरा फार्म है जहाँ पे मैं केवल 4 लोगों की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे 5 या 6 लोग इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं वो 2 लोग कैसे हैं हमारे, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे, दे आर एक्चुअली अपीयर टू वर्क, वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। मोर पीपल एंगेज इन देन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क, पीपल डू नॉट अर्न अकॉर्डिंग टू दियर पोटेंशियल। तो जैसे बात उनमें पोटेंशियल ज़्यादा थी, वो अपने पोटेंशियल अकॉर्डिंग नहीं कमा पाते हैं। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम लोग भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है। साथ साथ आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई लोकल पीपल्स को, रूरल पीपल्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका नाम बाद में बदल के MG नरेगा कर दिया गया, जिसमें आप महात्मा गांधी और ऐड कर लीजिए, बाकी का सेम यही रहता है। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो ये कि 100 डेज वर्किंग प्लान बाय द गवर्नमेंट, कि इस स्कीम के तहत हर व्यक्ति को कितने दिन का काम दिया जाएगा, 100 डेज। साथ के साथ अगर गवर्नमेंट फेल रहती है, इफ़ गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट उनको काम नहीं दे पा रही है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उन लोगों को अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस देगी। और टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड, और इसमें जो भी काम कराया जाता है तो वो इस टाइप का काम होता है कि जिससे कि जो लैंड है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। जैसे गांव में नाले वगैरह का निर्माण करवाया जाता है, या गांव में तालाब बनवाया जाता है, या गांव में रूरल रीजन पे जो कच्ची सड़क वगैरह होती हैं, तो उन सारी चीज़ों का निर्माण कराया जाए जिससे कि जो रूरल अपलिफ्टमेंट भी हो, रूरल रीजन में जो फार्मिंग रहती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, और साथ के साथ लोगों के पास एक प्रॉपर अर्निंग भी आए। तो उसके बाद हमने देखा कि हमने सेक्टर्स को 2 पार्ट्स में और कैटेगराइज किया, एक है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सीधा सा मतलब है कि ऑर्गेनाइज से आप एक इक्विवेलेंट कर लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको आप कर लीजिए प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे बात गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ऐसा नहीं है कि वो एक बार भर्ती हो जाते फिर उनको जब उनको ज़रूरत नहीं है तो उनको निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार आपकी नौकरी जॉब आपको एक बार लग जाती है तो उसके बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। साथ के साथ रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट होते हैं, फॉलो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, और साथ के साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं। इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। अगर हम वही बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। साथ के साथ
जॉब सिक्योरिटी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा फॉलो की जाए। और जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऐप के माध्यम से अपनी क्वेरीज़ को हमसे पूछ सकते हैं। और जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को लिखें और आपका जो होमवर्क वाला पोर्टल है आप उस पर हमें सेंड करें। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ into primary, secondary and tertiary is useful? Explain. How is the tertiary sector different from other sector? Illustrate with a few examples. इसको हम लोग ऊपर डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। What do you understand by disguise unemployment? Explain with an example each from the urban and rural areas. तो यहाँ पे आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करना है, साथ के साथ उसको रूरल रीजन में और अर्बन रीजन के बेसिस पे आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी करना है कि रूरल रीजन में कैसे पाया जाता है और अर्बन रीजन में वो कैसे पाया जाता है। टर्सरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्सरी सेक्टर को बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने आंसर के लिए अगर आप हैं तो उसके लिए वैलिड पॉइंट्स दीजिए, वैलिड रीजन्स दीजिए, और नहीं है तो उसके लिए वैलिड रीजन्स दीजिए। आई होप चीज़ें आपको समझ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे एवरीवन।